जापान का प्रधानमंत्री। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम जापान के प्रधानमंत्री, उसकी योग्यताएं, उसकी नियुक्ति, उसकी शक्तियां आदि का अध्ययन करेंगे। जापान में प्रधानमंत्री की व्यवस्था अनुच्छेद 66 में की गई है। जापान में संसदीय प्रणाली है और वहाँ सम्राट नाम मात्र का प्रधान है। वास्तव में पुराने मेजी संविधान की तुलना में वर्तमान जापानी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उसे शासन के क्षेत्र में वास्तविक अधिकार प्राप्त हैं। जैसा हमने पूर्व में पढ़ा था कि जापान और इंग्लैंड की समानता हैं, ये लाक्षणिक समानता हैं, जिसमें दोनों देशों में राजतंत्र होते हुए वहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र शक्तिशाली है और वहाँ शासन की समस्त शक्तियों का उपभोग दोनों देशों में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। प्रधानमंत्री की योग्यता एवं नियुक्ति। उसे डायट का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, उसे असैनिक होना चाहिए, अर्थात इस पद पर किसी सैन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तीसरा, उसमें कुशल नेतृत्व के गुण होने चाहिए। सिद्धांत है, प्रधानमंत्री डायट के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किंतु व्यवहार में प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला, वह प्रथम सदन का बहुमत प्राप्त नेता होता है और प्रथम सदन में मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्वाचन में अंतिम अधिकार प्रथम सदन को प्राप्त है, अतः उसे इसी सदन का सदस्य होना चाहिए। नोट, जापानी सम्राट को प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर स्वविवेक का अधिकार प्राप्त नहीं है। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे डायट ने मनोनीत किया है। जहाँ ब्रिटिश सम्राट को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं, वहाँ जापानी सम्राट को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे डायट ने मनोनीत किया है। सामान्यतः प्रधानमंत्री का मनोनयन डायट के दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया जाता है, किंतु जब दोनों सदन प्रधानमंत्री के नाम पर सहमत नहीं हैं, तो प्रतिनिधि सदन के निर्णय को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार सभा सदन की तुलना में प्रतिनिधि सदन अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक शक्तिशाली है। अब है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। सिद्धांत रूप में प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रतिनिधि सदन के कार्यकाल के बराबर है, किंतु व्यवहार में उसका भी कार्यकाल अनिश्चित है। यद्यपि प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो 10 दिन के भीतर सम्राट को निम्न सदन को भंग करने का परामर्श दे सकता है, जिसे सम्राट आवश्यक रूप से स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। जापान में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उसका वास्तविक प्रधान है। सबसे पहले मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां या अधिकार। पहला इसमें है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वह किसी भी सैनिक को मंत्री पद नहीं दे सकता है। दूसरा,
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का संचालन करता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों का सामान्य निरीक्षण करता है। वह विभिन्न विभागों के बीच जरूरी तालमेल बैठाता है। मंत्रिमंडल की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अंत की भी शक्ति रखता है। दूसरा है डाइट संबंधी अधिकार। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल डाइट में बजट एवं अन्य सरकारी विधेयक प्रस्तुत करता है। दूसरा, बहुमत के आधार पर सरकारी विधेयकों को पारित करता है। तीसरा, मंत्रिमंडल या किसी मंत्री की आलोचना का उत्तर देता है। चौथा, सम्राट से कहकर डाइट के साधारण एवं विशेष अधिवेशन आमंत्रित करता है। और पांचवा, प्रतिनिधि सभा को विघटित करता है। तीसरा, सम्राट व मंत्रिमंडल के बीच कड़ी। वर्तमान जापानी संविधान में स्पष्ट रूप से सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। चौथा है नियुक्ति एवं सम्मान संबंधी अधिकार। सभी उच्च एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। इन नियुक्तियों के बारे में प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देता है, जिसे सम्राट आवश्यक रूप से ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। अगला है दल का सर्वोच्च नेता। राजनीतिक दृष्टि से दल का सर्वोच्च नेता होने के कारण वह अपने दल में एकता एवं अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अगला है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। प्रधानमंत्री को संपूर्ण जनता का प्रतिनिधि माना जाता है और उसे संपूर्ण राष्ट्र के राजनेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है और इस रूप में राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। अगला है संकटकालीन अधिकार। संविधान के अनुसार संकटकालीन शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित हैं। जो जापान की वास्तविक कार्यपालिका है, व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये जापानी प्रधानमंत्री की शक्तियां अधिकार थे। अब हम जापानी प्रधानमंत्री की स्थिति का अध्ययन करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां, अधिकारों एवं कार्यों का कानूनी आधार यह तथ्य है कि वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसलिए वह समानों में प्रथम नहीं है, किंतु मंत्रिमंडल का स्वामी होता है। उसका संपूर्ण राष्ट्रीय प्रशासन पर नियंत्रण होता है। जापानी संविधान द्वारा सम्राट की शक्तियों का अंत कर दिया गया है और उसकी समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री सर्वोच्च शक्तिशाली बन गया है।
वर्तमान में प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि के दो कारण हैं। पहला, प्रधानमंत्री का चुनाव डायट के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, अतः डायट के दोनों सदनों में उसका प्रभाव होता है। दूसरा, प्रतिनिधि सदन में प्रधानमंत्री का बहुमत होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री शक्तिशाली तो होता है किंतु अधिनायक नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्थिति व्यवहारिक राजनीति से संबंधित अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे प्रथम सदन में दल की स्थिति, संचार साधनों में उसकी छवि, जनमत, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। इस प्रकार ये जापानी प्रधानमंत्री की स्थिति का अध्ययन हमने उसके अधिकारों एवं शक्तियों के आधार पर किया। धन्यवाद।